Welcome to the channel, guys. So, in the series of Polity for Mains, today our topic is preamble. तो सबसे पहले हम लोग प्रियम्बल प्रस्तावना को समझते हैं। तो प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीफेस या इंट्रोडक्शन होता है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मूव किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946 पर बेस्ड है। बेसिकली प्रियम्बल में प्योर कॉन्स्टिट्यूशन की एक समरी है। तो ठीक है, इसको आप समरी भी कहते हैं। नाउ पर्पस, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इट? इसमें इनएक्टिंग क्लॉज होता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाता है एंड ये उन बड़े राइट्स और फ्रीडम को डिक्लेयर करता है जो भारत के लोग अपनी सभी सिटीजन्स को दिलाना चाहते थे। ये बताता है कि देश में किस तरह की गवर्नमेंट और पॉलिटी एस्टेब्लिश की जाएगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स पर रोशनी डालता है जो कि है द पीपल ऑफ इंडिया, भारत की जनता। अब हम इसका स्टेटस समझते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया गया ड्राफ्टिंग का लास्ट पीस था। इससे अडॉप्ट कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट रीडिंग के एंड में किया गया था, लेकिन रखा गया है सबसे शुरुआत में। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है, लेकिन इसका कोई इंडिपेंडेंट लीगल इफेक्ट नहीं है। मतलब कि बिना बाकी पार्ट्स के इसकी कोई अलग लीगल पावर नहीं है। ये जो मैंने अभी लाइन बोली, बैक करके एक बार फिर सुनिएगा, ये प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन था। नाउ नॉन जस्टिसेबल, प्रियम्बल नॉन जस्टिसेबल है, यानी इससे किसी कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। एंड अमेंडमेंट्स, क्योंकि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसलिए इससे आर्टिकल 368 के तहत अमेंड किया जा सकता है। पर एक शर्त है, इससे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता। नाउ जजमेंट समझते हैं। पहला, बेरूबरी यूनियन 1960, 8 जज बेंच, ठीक, इसमें ऐड कर लीजिएगा, 8 जज बेंच केस था, जहाँ पर ये आर्टिकल 143 क्लॉज 1 के अंडर एक रेफरेंस था इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट, मतलब कि बेरूबरी यूनियन के एक्सचेंज को लेकर। इसमें कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक, कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। देन कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल सिर्फ एक की तरह है जो मेकर्स के दिमाग को खोलती है और उनका जनरल पर्पस दिखाती है। एंड इसमें ये भी बताया गया कि ये ना तो गवर्नमेंट के लिए पावर्स का सोर्स है और ना ही किसी लिमिटेशन या प्रोहिबिशन का सोर्स। नाउ कमिंग टू आवर सेकंड जजमेंट विच इज़ केशवानंद भारती केस 1973 वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, ठीक। ये बताता है कि इसमें मेजॉरिटी ने कहा, और ये भी ऐड कर लीजिए कि ये 13 जज बेंच था। तो इसमें मेजॉरिटी ने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है, लेकिन ये ना तो पावर का सोर्स है और ना ही किसी लिमिटेशन का। प्रियम्बल का बहुत बड़ा रोल है जब बात आती है स्टैट्यूट्स, मतलब लॉस और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इंटरप्रेट की। नाउ आप समझते हैं कि प्रियम्बल के जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है, हम उन पर अब थोड़ा सा जोर डालते हैं। जैसे अगर मैं अलग अलग कीवर्ड्स लिखूं, कीवर्ड्स प्रियम्बल, ठीक। अब इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं कि पहला वर्ड लेते हैं जो कि है सोवरेन। मैं आपको यहाँ मीनिंग समझा रहा हूँ, आप नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक। इसका मतलब है कि इंडिया ना तो किसी दूसरे देश पर निर्भर, मतलब डिपेंडेंट है, और ना ही किसी का डोमिनियन है। भारत के ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं है और वो अपने मामले अफेयर्स खुद हैंडल करने के लिए पूरी तरह फ्री हैं। एक सॉवरेन स्टेट होने के नाते इंडिया किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकता है और अपनी टेरिटरी का कोई भी हिस्सा किसी को दे भी सकता है, मतलब सीड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल लें तो यूएन मेंबरशिप, यूनाइटेड नेशंस का मेंबर होने से इंडिया की सोवरेनिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। इंडिया जब चाहिए एसोसिएशन ख़त्म कर सकता है। एंड फॉरेन टेरिटरीज़ की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इंडिया ने दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, पौंडीचेरी और सिक्किम जैसे टेरिटरीज़ को एक्वायर किया। नाउ कमिंग टू आवर सेकेंड वर्ड विच इज़ सोशलिस्ट, मतलब समाजवादी। इंडियन सोशलिज्म एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ठीक। अब इसको समझिएगा, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म।
ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। यहाँ स्टेट और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों मिलकर काम करते हैं, मतलब कि मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक, मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडियन सोशलिज्म मार्क्सिज्म और गांधीज्म का एक ब्लेंड है। ये शब्द 42nd अमेंडमेंट 1976 के ज़रिए जोड़ा गया था ताकि ये मैसेज जाए कि सरकार गरीबों के साथ खड़ी है। मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ वरना ये बार बार मिट जा रहा है। ठीक ना, ओरिजिनल टेक्स्ट में ये क्यों नहीं था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि पीपल्स डिसीजन, सोशल और इकोनॉमिक मामले लोगों को वक्त और हालात के हिसाब से खुद तय करने चाहिए। देन लिबर्टी का सम्मान। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस लिख दी जाती तो ये लोगों की चॉइस की आज़ादी छीन लेता। एंड देन डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये सब फिक्स कर देना डेमोक्रेसी को ख़त्म करने जैसा होता। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड वर्ड विच इज़ सेकुलर। ठीक, धर्म निरपेक्ष। इसका मतलब है कि भारत में सभी धर्मों को बराबर सम्मान, प्रोटेक्शन और सपोर्ट मिलता है। एंड गाइज ये वर्ड भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा ऐड किया गया था। अंबेडकर जी का मानना था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नेचर से सेकुलर ही है, इसलिए इसे अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ स्टेट सपोर्ट। अगर एग्जांपल लें इसका तो ये समझते हैं कि स्टेट सपोर्ट, सरकार एक तरफ हज यात्रा के लिए सब्सिडी देती है तो दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। देन इक्वल रिस्पेक्ट। हर रिलीजन को ईद, दिवाली, क्रिसमस जैसे गुरु नानक जयंती जैसे त्यौहार मनाने की आज़ादी है। देन पब्लिक हॉलीडेज़। ये है कि सभी बड़े रिलीजियस फेस्टिवल्स पर छुट्टी दी जाती है, जैसे हम आपको स्कूल में मिला करती थी। देन फोर्थ वर्ड इज़ डेमोक्रेटिक। ठीक, लोकतांत्रिक। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी लोगों की विल, मर्जी से लेता है, जो इलेक्शंस के ज़रिए दिखती है। प्रियम्बल में डेमोक्रेटिक का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी है। जैसे कि हमको प्रियम्बल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड कराता है, जिसका मतलब है कि स्टेट की पावर सिटीजन्स के बीच बराबर बनती होती है। लोग सोवरेन हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को फ्री और फेयर इलेक्शन से चुनते हैं। देन सोशल डेमोक्रेसी। इसका मतलब है फ्री मार्केट सिस्टम तो हो पर ऐसे रेगुलेशंस के साथ जो सिटीजन्स की वेलफेयर का भी ध्यान रखे। देन थर्ड इज़ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इसका मतलब है कि हर वो इंसान जो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है वो अपनी वेजेस और अलाउंस का हकदार है। ठीक, आई होप दिस डेमोक्रेटिक वर्ड इज़ क्लियर। नाउ कमिंग टू फिफ्थ वर्ड विच इज़ रिपब्लिक। ठीक, रिपब्लिक का मतलब है कि असली पावर लोगों के पास है। भारत में प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं। इसका मतलब ये भी है कि देश में कोई प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है और सभी पब्लिक ऑफिसेज हर सिटीज़न के लिए बिना किसी भेदभाव के खुले हैं। अगर इसका एग्जांपल लें तो हमको सबसे पहले पॉलिटिकल सोवरेनिटी मिली है, जो कि हर 5 साल में हेड ऑफ स्टेट मतलब कि प्रेसिडेंट को वो लोग इनडायरेक्टली चुनते हैं जिन्हें जनता ने चुना होता है। एंड देन सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफिस, ये एग्जांपल है कि कोई भी इंसान जो क्वालिफिकेशंस पूरी करता है चाहे वो किसी भी कास्ट या क्लास का हो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। ये पोजीशन हेरिडेटरी नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं विच इज़ 6 पॉइंट जस्टिस। यहाँ पर जस्टिस है कि इसमें 3 एलिमेंट शामिल होते हैं, जैसे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो पहला समझते हैं सोशल जस्टिस। इसका मतलब है कि सभी सिटीज़न के साथ बराबर व्यवहार, इक्वल ट्रीटमेंट, बिना किसी कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन या सेक्स के भेदभाव के। एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में सबको मौका मिलना, ये है सोशल जस्टिस का एग्जांपल। देन कमिंग टू सेकेंड विच इज़ इकोनॉमिक जस्टिस। ये हमको बताता है
एक सेकेंड, हाँ, ये हमको बताता है कि लोगों के बीच उनकी वेल्थ, इनकम या इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इक्वल पोजीशन के लिए इक्वल पे मिलना। एंड देन थर्ड विच इज़ पॉलिटिकल जस्टिस। इसका मतलब है सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के बराबर पॉलिटिकल राइट्स मिलना। न सिर्फ कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है बल्कि वोट भी दे सकता है, जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। देन कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ सेवेंथ वन, लिबर्टी। अब लिबर्टी का मतलब समझते हैं आज़ादी, बेसिकली स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल्स की एक्टिविटीज़ पर कोई फालतू रोक टोक, मतलब कि रिस्ट्रेंट्स ना होने, और साथ ही उन्हें खुद को डेवलप करने के पूरे मौके देना। प्रियम्बल थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की लिबर्टी इंश्योर करता है। नाउ जो वर्ड मैंने बोले, लिबर्टी ऑफ व्हाट, लिबर्टी ऑफ थॉट, ठीक, इसका मतलब है कि कोई भी फ्रीली सोच सकता है। एग्जाम्पल, राइट टू डिसेंट, मतलब असहमत होने का अधिकार, ठीक। देन सेकेंड इज लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है कि जो आप सोचते हैं उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, राइट टू प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन का अधिकार। देन बिलीफ, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, इसका मतलब है कि ये फीलिंग कि कोई चीज़ या इंसान सच है, मॉरली अच्छा है या एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल, भगवान के होने पर विश्वास रखने का अधिकार। देन लिबर्टी ऑफ फेथ, किसी भी चीज़ पर भरोसा रखने की आज़ादी। एंड देन लिबर्टी ऑफ वर्शिप, किसी भी मतलब किसी की भी पूजा करने की आज़ादी या फिर पूजा ना करने को चुनने की आज़ादी। ऑल दिस कम्स अंडर लिबर्टी। देन कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है समाज के किसी भी सेक्शन के पास कोई स्पेशल प्रिविलेज या विशेष अधिकार ना होना। ये सिविल और पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करता है। एक तरफ हमारे पास है सिविक इक्वालिटी, इसका मतलब है सभी लोगों और सोशल ग्रुप्स के लिए बराबर राइट्स और फ्रीडम्स। इसे फंडामेंटल राइट्स जैसे आर्टिकल 14, 16, 17, 18 के ज़रिए इंश्योर किया गया है। देन सेकेंड वन इज़ पॉलिटिकल इक्वालिटी। ये प्रिंसिपल जैसे वन पर्सन वन वोट, कानून के सामने बराबरी और फ्री स्पीच के इक्वल राइट से दिखती है। फॉर एग्जांपल, आर्टिकल 326, उल्टा लिख दिया मैंने, 326, ठीक, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देन थर्ड इज इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक, इसका मतलब है इकोनॉमिक इक्वालिटी, जो आर्टिकल 39 के ज़रिए सिक्योर की जाती है। देन हमारा लास्ट वर्ड है विच इज़ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, ठीक, इसका मतलब है सिटीज़न के बीच ब्रदरहुड या भाईचारा। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, इसे सिंगल सिटीजनशिप और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ज़रिए प्रमोट किया जाता है। फ्रेटर्निटी दो चीज़ें एश्योर करती है, हर इंडिविजुअल की डिग्निटी, एक तो हर इंडिविजुअल की डिग्निटी मतलब कि सम्मान, और देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता। तो गाइज़, यहाँ पर हमने प्रियम्बल के टॉपिक को फॉर मेंस कवर किया। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। सो ऑल द बेस्ट गाइज़।